हेलो गाइस, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल और सौरमंडल करेंगे। और वायुमंडल और सौरमंडल से हर बार एग्जाम में 2 से 3% बनते ही बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा समय बचाना है तो 2 की 1.5 की स्पीड पे देखिएगा, पर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पर अगर आपके मेरी आवाज़ का कैप्शन बन रहा है तो ऊपर आपको डबल सी दिखाई दे रहा होगा, उन पे उंगली रख दीजिएगा, कैप्शन आना बंद हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल और सौरमंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? वायु की एक घनी चादर है जिससे ये ढकी हुई है, इसे हम वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। मतलब अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो किसकी वजह से? वायुमंडल की वजह से। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर कभी भी जीवन संभव नहीं होता। इसका उदाहरण हम बाकी ग्रहों को दे सकते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह होगा। वहां पे उनका खुद का अपना वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे जीवन संभव भी नहीं है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। पहली कौन सी है? ये 5 परतों को याद रखेंगे, तो इसके साथ साथ आप मेरे साथ साथ इनके नाम रिपीट कीजिएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, साथ में आपको वीडियो देखते वक्त नींद भी नहीं आएगी, साथ के साथ बोलोगे तो। पहली परत कहाँ से आरंभ होगी? जैसे कि पृथ्वी है तो पहली परत यहाँ से आरंभ होगी, दूसरी फिर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे परत बढ़ती जाएगी। पहली अपनी अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, दूसरी क्या है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मध्य मंडल मीजोस्फेयर, चौथी है वराह वायुमंडल थर्मोस्फेयर, पांचवी है बृहिमंडल एक्जोस्फेयर। एक बात और बोलना चाहूंगी, इन मंडल के नाम आप ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड से आपको इनमें कुछ हिंट मिलेंगे। एक बार फिर से इनको रिपीट करते हैं। पहली कौन सी है? अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मध्य मंडल मीजोस्फेयर, चौथी है बृहा वायुमंडल थर्मोस्फेयर, पांचवी है बृहिमंडल एक्जोस्फेयर। अब इनके बारे में एक डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? एक डायग्राम जिसमें क्या है? पृथ्वी की परतें दिखाई गई है। पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या होता है? अपने जितने भी पहाड़ नदियाँ सारे इसी के अंदर आते हैं। बादल, तो जहाँ पे बादल होएगा तो वहाँ आंधी तूफान वर्षा भी होगी, ओलावृष्टि भी होगी। तो मौसम की सारी घटनाएं किस में होगी? पहली परत अक्षोभ मंडल में होगी। मौसम की सारी घटनाएं किस में होगी? पहली परत में। दूसरी आती है अपने स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। मतलब नाम से याद रखना, समताप मतलब सम मतलब रखना समान। इसमें ताप मतलब तापमान या फिर सब चीजें समान रहती है। यह मंडल बिल्कुल ही शांत है, इसमें कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती, कोई भी आंधी तूफान ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम कैसे याद रखेंगे? समताप मंडल। सम से याद रखेंगे समान, मतलब इसमें समान है, सब कुछ एक समान चलती रहती है। यह मंडल कैसा है? शांत है। तो यह किसके लिए सही रहेगा? हवाई जहाज की यात्रा के लिए यह मंडल सबसे ज्यादा सुटेबल है। समताप मंडल में ऐसे मान लो कि हवाई जहाज की सड़क होती है। तीसरी अपनी मीजो स्फीयर या मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? ये तीसरी परत है अपनी। इसमें जो पृथ्वी पर उल्का पिंड आती है और ये वायु के वातावरण पृथ्वी के वातावरण में जब प्रवेश करती है तो घर्षण के द्वारा जलने लग जाती है। तो इसमें क्या होगी? मध्य मंडल में उल्का पिंड जलती है। फिर चौथी अपनी थर्मोस्फेयर। कौन सी है? थर्मोस्फेयर। नाम से पता चल रहा है, थर्म मतलब ताप, मतलब इसमें सबसे ज्यादा तापमान होएगा। तापमान सबसे ज्यादा किस में होगा? थर्मोस्फेयर में। एक और थर्मोस्फेयर का कौन सा भाग है? आयन मंडल किसका भाग है? थर्मोस्फेयर का। और यहाँ से क्या होती है? पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जाती है वो आयन मंडल से वापस परावर्तित होकर आ जाती है। तो इससे क्या होता है? अपना रेडियो संचार, रेडियो तरंगों का संचार इसी मंडल की वजह से या इसी परत की वजह से संभव है। और सबसे लास्ट और पांचवी कौन सी? एक्जोस्फेयर। ना, एक्जो का क्या मतलब होता है? बाहरी, सबसे बाहरी आवरण या सबसे बरही मंडल। इसमें क्या करते हैं? हम सैटेलाइट वगैरह स्थापित करते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं।
पहली है अपनी, सबसे पहली है अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 7 से 15 किलोमीटर है। क्या है इसकी औसत ऊंचाई? 7 से 15 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। अक्षोभ मंडल में क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं और मौसम की प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती है वो किस में होती है? अक्षोभ मंडल में। दूसरा हम करते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? समताप मंडल। इसमें क्या होता है? अक्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला हुआ है। कितना? 50 किलोमीटर तक। याद रखना आपको। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। क्या होती है? बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से फ्री होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हवाई जहाज की सड़कें बना देंगे। इनके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। हवाई जहाज किन के लिए? समताप मंडल में उड़ेगा। याद रखना ये पॉइंट। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। और ओजोन गैस क्या करती है? जैसे ये पृथ्वी है और समताप मंडल में ये ओजोन गैस की परत है। ये क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यूवी परावैंगनी हानिकारक किरणों से बचाएगी। ओजोन परत से ये वापस परावर्तित होकर सौरमंडल में चली जाएगी। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये डायग्राम हमने देख ही लिया। ये फिर से है परत का दिखा रखे। ये पृथ्वी है अपनी, फिर ये ट्रोपोस्फेयर दिखा दी, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर दिखा दी, हवाई जहाज उड़ाते हुए दिखा दिया गया, और ये ओजोन लेयर दिखा दी जो हमें यूवी लाइट से बचाती है। यूवी लाइट या परावैंगनी किरणों से बचाती है। ये मेजोमंडल हो गया, ये आइनोस्फेयर हो गया जो थर्मोस्फेयर में है। आगे हम देखते हैं मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी है? तीसरी है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। जहां पर समताप मंडल खत्म होता है वहां से मध्यमंडल शुरू होने लगता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो अपने अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वो इसी परत में जल जाते हैं। अगर ये उल्कापिंड जले ना तो हमारी पृथ्वी पर आके गिरेंगे और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देंगे। जैसे कि प्राकृतिक झीलें किसका उदाहरण है? उल्कापिंड के बने गड्ढों का ही उदाहरण है। वहां पे फिर पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो एक प्राकृतिक झील बन जाती है। आगे है चौथी अपनी ब्रहा वायुमंडल। नाम से पता चलता है थर्मोस्फेयर, थर्म मतलब ताप, तो यहाँ पे तापमान सबसे ज्यादा होगा। ब्रहा वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है? ब्रह्मंडल का एक भाग है जहाँ से रेडियो, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। किसका? आयन मंडल का, क्योंकि आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे वापस परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी से ये तरंगे जाती है, ये क्या है? अपनी पृथ्वी, यहाँ से ये तरंगे जाएगी और आयन, ये कौन सा है? आयन मंडल है, और यहाँ से ये फिर वापस परावर्तित होकर आ जाएगी पृथ्वी पर। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट अपना पांचवा ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल एग्जोस्फीयर। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। एग्जोस्फीयर में क्या होगा? हल्की गैसों की परत होगी। गैस जितनी ज़्यादा हल्की होगी वो उतनी ऊंचाई पर होगी, और जितनी ज़्यादा भारी होगी वो उतनी नीचे होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबसे भारी गैस है, तो ये क्या पृथ्वी की धरातल पर मिलेगी। अब हम देखते हैं अपना सौर मंडल, सोलर सिस्टम। क्या क्या होता है अपने सोलर सिस्टम में? एक तो सूर्य होता है, उसके 8 ग्रह होंगे, 8 ग्रहों के उपग्रह होंगे तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। कौन कौन से होंगे ये खगोलीय पिंड? जैसे शूद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गई, से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल में क्या क्या होता है? सूर्य होता है, उसके 8 ग्रह होते हैं, फिर ग्रहों के उपग्रह होते हैं, और कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि उल्का पिंड, शूद्र ग्रह, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। एक डायग्राम की हेल्प से इनको समझते हैं। ये बीचों बीच क्या है? अपना सूर्य, जो हमेशा जलता रहता है, और ये सभी ग्रह उपग्रह का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य जलना बंद कर देगा तो पूरे सौरमंडल में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और भारी मात्रा में ठंड हो जाएगी।
और फिर इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। फिर उसके बाद में शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे करके ये सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर कैसे लगाते हैं? सभी ग्रह की अपनी अपनी एक सड़क बनी होती है, मतलब इधर उधर नहीं घूमेंगे, अपनी ही सड़क पर ये चक्कर लगाएंगे। जैसे कि अपने एक कार एक पर्टिकुलर सड़क पे चलती है, वैसे ग्रह अपनी पर्टिकुलर सड़क पर चलेंगे। और इन ग्रहों की सड़क को क्या बोलेंगे? कक्षा या ऑर्बिट। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य द सन, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब बीचों बीच स्थित है। केंद्र मतलब बीचों बीच। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें अत्यधिक गर्म गैस है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, मतलब पूरे सौरमंडल से को सूर्य ही ऊष्मा देता है, हीट देता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की सबसे ज्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कैसे? जैसे हमने सुबह सुबह सूर्योदय होते हुए देखा, लेकिन सूर्य की किरणें अपने पृथ्वी पर 8 मिनट बाद पहुंचेगी। 8 मिनट बाद में गर्मी पैदा होगी और सूर्य हमें पहले दिखाई दे देगा। अब हम पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले ये कितने थे? 9। प्लूटो को भी एक ग्रह में माना जाता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह के का दर्जा हटा दिया। अब 8 बच गए। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहला कौन सा है सूर्य के सबसे निकट? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, मतलब एक निश्चित सड़क पर ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, मतलब दीर्घवृत्ताकार गोलाकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, कक्षा या ऑर्बिट कहेंगे। इन ग्रहों की सड़क को क्या बोलेंगे अपन? कक्षा या ऑर्बिट। आगे देखते हैं हम। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। उसके बाद कौन सा है? शुक्र, फिर कौन सा है? पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे करके ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे घूम रही है। जैसे आपने ग्लोब में देखा होगा, ये ग्लोब है, यहाँ पे ये ऐसे करके घूमता है ना ये ग्लोब, तो पृथ्वी क्या अपने अक्ष पे घूम रही है, उसे क्या कहेंगे? घूर्णन। इसके वजह से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं घूर्णन की वजह से। और जब घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 1 साल पूरा करती है, तो उससे क्या होती है? अपनी मौसम की घटनाएं होती है, जलवायु बदलती है, मतलब मौसम की अपना मौसम बदलता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, मतलब अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाएगा? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा? परिक्रमण, जो 1 साल में एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बोनो ग्रह कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि प्लूटो को और खगोलीय पिंड सीरस को कौन से ग्रह का दर्जा दिया गया है? बोनो ग्रह का दिया गया है। प्लूटो के पास पहले एक ग्रह का दर्जा था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, अब इसे बोनो ग्रह का दर्जा दे दिया गया, मतलब छोटे ग्रह हैं ये। नेक्स्ट अपना शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। मतलब ये घड़ी है, अपनी घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, और ये क्या करेंगे? ऐसे। जो शुक्र और यूरेनस है, केवल ये 2 ग्रह, ये तो ऐसे घड़ी की दिशा में परिभ्रमण करेंगे, और बाकी ग्रह कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। इन दोनों ग्रहों के परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं। शुक्र और यूरेनस की तो ऐसे घूमेंगे ये ऐसे करके, और बाकी जो भी पृथ्वी, मंगल, ये बाकी जो ग्रह होंगे वो कैसे? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। अब आगे देखते हैं हम उपग्रह। उपग्रह सैटेलाइट, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी, सूर्य, ये क्या है? सूर्य, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, मतलब ये क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? उपग्रह। समझ में आ गया? मतलब इनका भी अपना एक, ये सबसे बड़ा बॉस है,
जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का बॉस कौन है? सूर्य। तो चंद्रमा का बॉस कौन होएगा? पृथ्वी। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। मतलब अपने ग्रह की परिक्रमा करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? उपग्रह। उप मतलब क्या होता है? असिस्टेंट होता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? असिस्टेंट है, सहायक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वह यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का कौन सा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। और मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से? पृथ्वी के भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। अब ये क्या है? ये प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रह है। और ये कौन सा है? प्राकृतिक। पृथ्वी की कौन सी है? ये बाकी तो कृत्रिम उपग्रह है। और प्राकृतिक उपग्रह एक है चंद्रमा, और पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। इनमें जैसे एजुसेट आ गए, पूरे विदेशों के ऐसे उपग्रह स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इनको याद रखो। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये कौन सा? अपना मंगल ग्रह हो गया, ये बृहस्पति ग्रह होगा। इनके बीच में छोटे छोटे टुकड़े से है, ये कौन से है? क्षुद्र ग्रह हैं। समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही मेरे को इतना अच्छा पढ़ाना है, फिर भी मैं हर कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए हर अच्छे अच्छे PDF लेके आऊँगी इमेज के साथ, बस सपोर्ट बनाए रखिए अपना। आगे हम पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस परिक्रमा के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सौरमंडल से आते हैं और वो पृथ्वी के मध्य मंडल में आते ही वातावरण के साथ घर्षण से ये जलने लग जाते हैं। अगर ये ना जले तो पृथ्वी पर गिरेंगे, और इतनी तेज गति से गिरेंगे तो पृथ्वी पर गड्ढा होना संभाविक है। और टूटता हुआ तारा हमें जो दिखाई देता है जलता हुआ, वो क्या है? उल्कापिंड है। वातावरण में तेज गति से जलता हुआ तारा दिखाई देता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? टूटता हुआ तारा। आगे हम देखते हैं, ये उल्कापिंड है। ये उल्कापिंड है, यहाँ पे जलता हुआ दिखाई दिया गया है। और ये आसमान में जब हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है तो ये क्या है? जलता हुआ उल्कापिंड तेज गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो हमें कैसे लगता है? तारा टूट गया। आगे हम देखते हैं पुच्छल तारा, कोमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। मतलब ये भी उल्कापिंड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। यह पृथ्वी के वातावरण में गिरते नहीं है, ना ये पूरी तरह से जलते हैं। ये जलते हुए ऐसे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी से देखे जा सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पुच्छल तारा कहेंगे, धूमकेतु कहेंगे, जो हर 76 साल बाद दिखाई देता है पृथ्वी पर। और आज का लेक्चर अपना यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स। और एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे 200 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर हो जाए। और धन्यवाद।